हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपकी सेमेस्टर 1 की बुक कवर करवा रही हूँ, जो कि हमारी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1 की बुक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी के पास ये बुक होगी और इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखिए, पूरे यूट्यूब पे मैं सिर्फ आप लोगों को बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हों, जितनी भी कन्फ्यूजन हो, वो दूर हो जाएं। और बुक से पढ़ना चाहते हो और सारी ही चीज़ें अच्छे से कवर करना चाहते हो। और देखिए, बुक से तो पढ़ाऊंगी, साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी और क्वेश्चन पेपर भी दूंगी जो आपके एग्ज़ाम टाइम में मिलेंगे। तो इसीलिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर में यानी आने वाली वीडियोस भी आप पूरी देख पाएँ, पूरी बुक कवर कर पाएँ और प्लस अपने क्वेश्चन पेपर देख पाएँ और प्लस क्वेश्चन पेपर के साथ यानी क्वेश्चन विद आंसर भी देख पाएँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की हमारी वीडियो जो होगी वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है और इसमें हम थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस की बुक कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 1 करवा चुकी हूँ। यानी यूनिट नंबर 1 हमारी कवर है और यूनिट नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 के हम ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जल्दी से चेकआउट कर लीजिए, तभी आपको ये पूरा ही चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और आज हम पार्ट 3 की स्टार्टिंग करेंगे, यानी आज हम पार्ट 3 देखेंगे। देखिए, ये जो आपकी बुक है ये आपको एसओएल द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, तो ये सेम ही वही बुक है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन होने की या कन्फ्यूज़ होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी बुक पे जो हिंदी में नाम लिखा है वो है पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1। ये आपकी बुक का नाम है और इंग्लिश में इसी का नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1। और यहाँ हमारा सेमेस्टर भी लिखा है जो कि सेमेस्टर 1 की है। ओके, यहाँ 1 है इसीलिए सेमेस्टर 1 की है, अगर यहाँ 2 होता है तो ये सेमेस्टर 2 की हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक कवर कर लिया था चैप्टर नंबर 2, उससे आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। फटाफट से आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी स्टडी कर पाएँ और बुक से कर पाएँ, ताकि उन्हें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और वो भी अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था बायोमास का पिरामिड। हम इसमें अब पिरामिडों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम कुछ पिरामिडों के बारे में पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। अब हम बायोमास की पिरामिड के ऊपर चर्चा करने वाले थे। किसी भी समय परिस्थिति की तंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद जानवरों और पौधों का कुल सूखा वजन या कुल जैविक भार को दर्शाता है। यानी जो बायोमास का पिरामिड है ये किसी भी जानवर या किसी भी पौधे के सूखे रूप का जो कुल वजन होता है या कुल उसका भार होता है उसको दर्शाता है। संख्याओं की पिरामिडों की तरह यह सीधा या उल्टा हो सकता है, यानी जिस तरह से हमने संख्या का पिरामिड देखा था लास्ट वीडियो में, वो सीधा और उल्टा हो सकता है, इसी तरीके से ये भी सीधा और उल्टा हो सकता है। जंगल और चरागाह परिस्थिति की तंत्र के मामले में यह सीधा होता है और कभी भी हम ये नहीं कह सकते जंगल और चरागाह परिस्थिति की तंत्र में ये सीधा ही रहता है, कभी भी उल्टा नहीं होता। यह तालाब परिस्थिति की तंत्र के मामले में उल्टे पिरामिड होता है और ये सिर्फ तालाब या फिर झील वगैरह के मामले में ही ये उल्टा पिरामिड बन पाता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पिरामिड है ये हमारा इसी को दिखाता है। ये हमारा बायोमास का सीधा और उल्टा पिरामिड है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बायोमास का है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जंगल और जो भी हमारे ज़मीन वाले जानवर हैं उनके लिए हमेशा सीधा बनता है और जो हमारे पानी झील वगैरह है उसके लिए हम उल्टे पिरामिड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बायोमास के सीधे और उल्टे पिरामिड का आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरह से बायोमास का पिरामिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा का पिरामिड। अब हम ऊर्जा का पिरामिड देख लेते हैं। एक परिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों के बीच ऊर्जा आवश्यक और ऊर्जा हस्तांतरण के लिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब तंत्र मौजूद है। यानी देखिए, अगर ऊर्जा ना हो तो परिस्थिति की तंत्र का ही होना बेकार है, इसीलिए ऊर्जा है जो है वो एक दूसरे को मजबूती से बांधे रखती है, एक दूसरे को जोड़े रखती है। ठीक है, यह परिस्थिति की पिरामिड का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है और इसी वजह से हम कह सकते हैं परिस्थिति की जो पिरामिड है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रकार यही है। निचले ग्राफिक स्तर से ऊपरी वाले की ओर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा कम और कम होती जाती है। यानी देखिए, सबसे नीचे सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है और जैसे जैसे स्तर बढ़ता रहता है वैसे वैसे ऊर्जा का जो मात्रा वैसे ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो कम होती रहती है। इस प्रकार ऊर्जा में पिरामिड जितना लंबा होगा, उत्तम पोषण स्तर पर मौजूद जीवों तक
पहुंचने के लिए ऊर्जा की मात्रा उतनी ही कम होती है। यानी जितना ऊंचा पिरामिड होगा इसमें ऊर्जा वाले पिरामिड में उतना ही जो सबसे टॉप पर व्यक्ति होगा या सबसे टॉप पर जो भी होगा उसके पास उतनी ही कम ऊर्जा मिलेगी। जैसे कि केवल 10% ऊर्जा ही बाद में ऊपरी पोषण स्तर के जीवों को हस्तांतरित होती है। यानी लास्ट में जाकर 10 या 1% ही ऊपर वालों को मिलती है। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ में 1000 कैलोरीज हैं तो जो प्रथम वाला होगा उसे 100 मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे खाए उसमें 1000 कैलोरीज थी तो इसे 100 मिल गई। ठीक है, 100 मिलने के बाद जब इसे प्रथम वाले को द्वितीय चरण वाले ने खाया तो उसे 10 मिल गई। ठीक है, अब द्वितीय चरण वाले को जब तृतीय चरण वाला खाएगा ना तो उसे सिर्फ 1 ही मिलेगी। ठीक है, जैसे कि हम इसे समझ सकते हैं, ये एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि ये हमारी घास वगैरह हो गई, इसको खाया प्रथम चरण वाले ने यानी किसी चूहे ने या फिर ये कहें कीट वगैरह ने इसे घास को खाया, इसे मिली 100 कैलोरीज। ठीक है, फिर उसके बाद में कीट वगैरह को किसी ने खा लिया, सांप ने, ये द्वितीय चरण हो गया, सांप को मिली फिर उसके बाद में कितनी 10 कैलोरीज। ठीक है, सांप को 10 कैलोरीज मिल गई और सांप को खा लिया चील ने। तो यहाँ तक चील तक आते आते ये जो कैलोरीज थी ना ये सिर्फ 1 बची। यानी यहाँ ऊर्जा के जो स्रोत था या ऊर्जा की जो मात्रा थी ना वो सिर्फ 1% रह गई। यहाँ 10% थी, यहाँ 100% थी और यहाँ 1000% थी। इसी वजह से जैसे जैसे हम ऊर्जा की पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते हैं हमेशा ऊर्जा जो है वो घटती हुई नजर आती है या फिर ये कहें घट जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये ऊर्जा का पिरामिड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे इस प्रकार यह सर्वमान्य सत्य है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी ही प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा आकार का ही होता है। यानी हम कह सकते हैं ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा ही सीधे आकार का होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें उल्टे आकार का पिरामिड नहीं बनता, क्योंकि इसमें ऊर्जा जो है वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम द्वितीय तृतीय चरण पर जाते हैं वो कम होती जाती है। इसीलिए कभी भी इसका पिरामिड उल्टा नहीं बनता। अन्य प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड की तरह एक ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा या स्पेंडल के आकार का नहीं हो सकता। यानी देखिए ना तो कभी ये उल्टा बनता है और ना ही कभी स्पेंडल के आकार का बनता है। आई होप आपको पता होगा कि स्पेंडल के आकार का कौन सा पिरामिड होता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसे कवर किया था। अगर नहीं पता तो जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि ये इस टाइप से बनता है पिरामिड, कुछ इस टाइप से होता है। तो ये स्पेंडल का पिरामिड कहलाता है। मैं सही से नहीं बना पा रही हूँ पर ये कुछ इसी टाइप का होता है, तो आप ज़रूर देखना। ओके, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ऊर्जा के पिरामिड का आकार जीवों के आकार, बायोमास संख्या या उपापचय दर से प्रभावित नहीं होता। और जो हमारा ऊर्जा का पिरामिड होता है ना तो ये किसी भी व्यक्ति या फिर ये कहें जानवरों के आकार, बायोमास या उपापचय किसी से भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ ऊर्जा के बारे में बताता है कि किस जानवर ने किसको खाया और किसको कितनी ऊर्जा मिली। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो सबसे नीचे वाले लेवल पे होगा यानी घास वगैरह, उसमें 1000 कैलोरीज थी, इसे किसी ने खाया उसके पास 100 कैलोरीज बची, फिर उसे किसी ने खाया उसके पास सिर्फ 10 कैलोरीज बची, अगर फिर उसे किसी ने खा लिया तो उसके पास सिर्फ 1 ही कैलोरी गई। यानी ऊर्जा का सिर्फ 1 ही स्रोत उसे मिला या ये कहें 1 ही % उसे ऊर्जा मिली और बाकी की ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। यानी हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम ऊर्जा के पिरामिड में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो ऊर्जा होती है वो कम होती चली जाती है। आई होप पता चल गया होगा किस तरह से हम इसको बता सकते हैं और किस तरह से इसे देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे परिस्थिति की पिरामिड जो है उसकी कुछ सीमाएं हैं। अब देखिए सभी जो परिस्थिति की पिरामिड हमने बनाए हैं, कवर किए हैं, सारी चीज़ें जो अभी तक आपने देखी, अब हमने उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ, उसमें किस तरह से किया जा सकता है, कौन सा उल्टा पिरामिड होता है, कौन सा सीधा पिरामिड होता है, सारी चीज़ें देख ली। अब उसकी कुछ सीमाएं भी तो हैं, क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं, अब हम उन पे चर्चा करेंगे। पहली सीमा आप लिख सकते हैं एक परिस्थिति की पिरामिड में कुछ जीवों की स्थिति निश्चित नहीं होती है, एक ही परितंत्र या एक अलग परिस्थितिकी तंत्र में भिन्न हो सकते हैं। यानी देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति की पिरामिड में स्थित नहीं होते, यानी उनकी जो स्थिति है वो निश्चित नहीं होती, हमेशा चेंज होती रहती है। परितंत्र की वजह से या किसी भी वजह से उसकी जो स्थिति है वो कभी भी एक नहीं होती, हमेशा भिन्न भिन्न रहती है। तो ये इसकी एक सीमा है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पिरामिड का अध्ययन करते समय मौसमी परिवर्तनों पर कोई ही विचार नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हमने सारे ही पिरामिडों के ऊपर चर्चा करी, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि कहीं भी मैंने आपको किसी भी मौसम के बारे में नहीं बताया, तो ये इसकी एक सीमा है, क्योंकि हम पिरामिड के अंतर्गत किसी भी मौसमीय या फिर किसी भी मौसम के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिस्थितिकी पिरामिड में अपघटक की भूमिका को नहीं दर्शाया जाता, यानी किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जो होते हैं उनकी भूमिका
भूमिका को नहीं दर्शाया जाता है, ना ही उनकी कोई भूमिका दिखाई जाती है। ठीक है, अंत में यह कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की सही और सटीक तस्वीर ऊर्जा का पिरामिड से दर्शाया जा सकता है। यानी अगर हम सही और सटीक कोई भी पिक्चर लेना चाहें या फिर कोई भी जानकारी लेना चाहें तो हमें ऊर्जा का जो पिरामिड है उससे सही दिशा मिल सकती है। किस तरह से, देखिए यहाँ ऊर्जा की पिरामिड को दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊर्जा की पिरामिड की संरचना का नियम, यानी यह ऊर्जा की पिरामिड की संरचना का नियम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे नीचे 10,000 कैलोरीज हैं तो ऊपर जाके वो 1000 कैलोरीज हो जाती हैं, फिर 100 कैलोरीज हो जाती हैं और ऊपर जाके 10 बचती हैं, और अगर इससे भी ऊपर कोई और होगा तो उसे सिर्फ 1 ही कैलोरी मिलेगी। तो ये सभी ऊर्जा की पिरामिड की संरचना होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेड़ पौधे हैं जिनके पास 1000 हैं या 100 हैं, फिर उसके बाद ये 10 पे पहुंच गए, 10 के बाद में ये 1 पर पहुंचे, 1 के बाद में ये 0.1% तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये इसका पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह आप देख सकते हैं 10% तक। ठीक है, आई होप आपको ये चार्ट पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं जो हमारी इस वीडियो और जो लास्ट वीडियो थी उससे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कौन कौन इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाता है। यानी आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने। जिसने भी दोनों वीडियोज अच्छे से देखी हैं और समझ कर देखी हैं वो डेफिनेटली इनके आंसर ईजिली दे पाएंगे, और जिसने नहीं देखी है वो तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा है। चलो देखते हैं फिर कौन कौन दे पाता है। ओके, मैं वेट करूंगी, आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर देने हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है हमारा पारिस्थितिकी वंशक्रम। अब देखेंगे पारिस्थितिकी वंशक्रम क्या होता है। पारिस्थितिकी वंशक्रम या अनुक्रमण शब्द राग्नर हेल्ट द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विज्ञान क्लेमेंट ने पारिस्थितिकी वंशाक्रम को परिभाषित किया। यानी पारिस्थितिकी जो वंशाक्रम है उसको जो परिभाषित किया था वो क्लेमेंट ने किया था। और इनके अनुसार क्या है पारिस्थितिकी वंशाक्रम, चलिए इसको देख लेते हैं। इनके अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में एक जैविक समुदाय दूसरे समुदाय को पूर्णतः विस्थापित कर देते हैं। यानी एक ऐसी स्थिति जब कोई जैविक समुदाय किसी दूसरे स्थान को पूरी तरह से छोड़ देते हैं या विस्थापित कर देते हैं तो हमारा पारिस्थितिकी वंशक्रम कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी वंशक्रम की विशेषताएं कि इसकी क्या क्या विशेषता हैं। चलिए देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट विशेषता में आप लिख सकते हैं प्रजातियों के प्रकार और समुदाय एक व्यवस्थित प्रक्रिया में बदलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं एक समुदाय की भौतिक संरचना वहां के जैविक कारकों की जैविक प्रक्रिया से बदल जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंत में उस क्षेत्र में एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो जाता है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों कारक उस पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन स्थापित करने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। आई होप आपको ये सारी विशेषताएं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम इसकी नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं चरमोत्कर्ष यानी शिखर समुदाय वहां स्थापित हो जाता है जो लंबे समय तक पर्यावरण के साथ संतुलित बनाए रखता है। यानी वहां पर जाके लोग या फिर ये कहें जो जीव हैं बस जाते हैं जो पर्यावरण के साथ लंबे समय तक संतुलन बनाकर रखता है। ठीक है, ये हमारा एक डायग्राम के माध्यम से सारी चीजों को बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं वन वंशानुक्रम का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व, ये आप देख सकते हैं जो कि हमें एक चार्ट या वेन डायग्राम के आधार पर बताया गया है। आई होप आपको ये चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी वंशक्रम के कारण, यानी ये किस वजह से उत्पन्न होता है या किस वजह से ये देखने को मिलता है। तो आप इसमें पहला लिख सकते हैं प्रारंभिक कारण। यह मौजूद आवास के निकास के कारण होता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जलवायु कारक, जैसे मिट्टी का क्षरण, तेज हवा के कारण मिट्टी का जवाब, लगातार बाढ़, भारी वर्षा, आग, सूखा, भूस्खलन, तेज जमाव आदि। और दूसरे होते हैं हमारे जैविक कारक जैसे वनों की कटाई, अतिचारण, झूम खेती, ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। और आप लिख सकते हैं सत्कारण। सत्कारण में क्या लिखेंगे, यह उस क्षेत्र में जनसंख्या संरचना में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। जनसंख्या संरचना के लिए उत्तरदायी कारण निम्न हैं, जैसे कि सुरक्षा के लिए प्रवाह, शहरीकरण के कारण प्रवाह, प्रौद्योगिकी के कारण प्रवाह, बेहतर जीवन के लिए प्रवाह आदि। यानी ये सभी भी कारण हो सकते हैं किसी भी जगह को छोड़ के जाने के लिए, या तो लोग शहरीकरण की वजह से जा रहे हों या प्रौद्योगिकीकरण की वजह से या
बेहतर जीवन की खोज में जा रहे हों। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गाँवों से दिल्ली या फिर ऐसे शहरों में आकर बसते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाए या फिर वो अपनी अच्छी स्टडी कर पाएँ या फिर अपने जीवन को अच्छी तरीके से प्रवाह करने के लिए भी वो स्थान को छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्थिरीकरण कारण, जैसे उस क्षेत्र की जलवायु स्थिति, खनिजों की उपलब्धता, कृषि के लिए भूमि की उर्वरकता के साथ साथ भोजन और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादकों की वृद्धि आदि, ये सभी भी कारण हो सकते हैं परिस्थितिकी वंशाक्रम के। ओके, आई होप आपको ये सारे ही कारण समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम हमारी बुक में दे रखा है परिस्थितिकी अनुक्रम में निम्नलिखित अनुक्रम प्रक्रिया शामिल है: अनावृतता, प्रवासन, अभिगमन, अस्थापना, एकत्रीकरण, अतिक्रमण, प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ये सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे परिस्थितिकी वंशक्रम के प्रकार के। परिस्थितिकी वंशक्रम कितने प्रकार का हो सकता है? पहला प्रकार हम देखेंगे प्राथमिक वंशक्रम। यह बंजर क्षेत्र जैसे रेत के टीलों, ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानों आदि में शुरू होता है जहाँ पहले कोई जीवन नहीं था। दूसरा होता है हमारा द्वितीय वंशक्रम, जहाँ पहले कोई जीवन था लेकिन बाढ़, आग, अम्लीय वर्षा आदि जैसी किसी भी कारणों के कारण वनस्पति क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक है, जो होता है हमारा थर्ड होता है ऑटोजेनिक वंशाक्रम। ऑटो का अर्थ स्वयं और जेनिक का अर्थ उत्पादन। एक विशेष स्थान के विकासशील जैविक समुदाय स्वयं से वहाँ की स्थिति में बदलाव लाता है जो कि उनके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे इसमें, लेकिन यह बदलाव अगले समुदाय के विकास के लिए एक वातावरण बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हैं एलोजेनिक वंशाक्रम। यह अजैविक कारकों के कारण होता है। ऑटोजेनिक वंशाक्रम के विपरीत एलोजेनिक वंशाक्रम एक अजैविक कारकों द्वारा संचालित एक वंशक्रम है। ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन, धूमकेतुओं के टकराने, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि के कारण परितंत्र का आवास बदल जाता है। ये सभी इसकी वजह से होता है। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट स्टार्ट होता है। फिफ्थ जो है उसमें आप लिख सकते हैं प्रेरित वंशक्रम। यह एक मानव निर्मित प्रक्रिया है जिससे मानव जाति के लाभ के लिए विकसित किया गया है। उदाहरण, एक खेत में फसल की खेती, यानी ये जो है ये मानव निर्मित होता है। उदाहरण के लिए आप एक खेत का लिख सकते हैं जिसमें मानव द्वारा खेती की जाती है। ठीक है, 6 पॉइंट में आप लिख सकते हैं स्वयंपोषी वंशक्रम। जब कोई स्थान कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध और कार्बनिक पदार्थों में कम होता है तो उस क्षेत्र में पौधों के वंशक्रम के विकास को स्वयंपोषी वंशक्रम कहा जाता है। यानी जब उसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए या कार्बन की मात्रा कम हो जाए तो उसे स्वयंपोषी वंशक्रम कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा विषयपोषी वंशक्रम। यदि एक वंशक्रम एक ऐसी क्षेत्र में शुरू होता है जो वन, कूड़े, सीवेज आदि जैसे कार्बनिक पदार्थ में समृद्ध होता है और जहां पर फंगस, मशरूम आदि जैसे सप्रोफाइट्स का वर्चस्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं 8वें पॉइंट में। 8वें में आप लिखेंगे प्रतिगामी वंशक्रम। कभी कभी अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण अनुक्रमण आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर चला जाता है। उदाहरण के लिए वनों की कटाई और अतिवृष्टि के कारण वन समुदाय झाड़ीदार या चरागाह या बंजर भूमि में बदल जाते हैं। यानी देखिए कभी कभी तो ये ऐसा होता है कि आगे बढ़ने की जगह पीछे चला जाता है। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई होना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भेड़ बकरियों को चुगाने की वजह से भी वो जो पर्टिकुलर स्थान होता है वो झाड़ीदार में बदल जाता है। यानी जहाँ पत्ते ना हो, सिर्फ डंडियाँ रह जाएं, या फिर वो सूखा पड़ जाता है या बंजर बन जाता है। तो ऐसी भी चीज़ें हम देख सकते हैं। और यहाँ ये आपके पूरे ही चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी ये आपके नेक्स्ट जो पार्ट अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं इनके भी कौन कौन आंसर दे पाएगा। उसके बाद में यहाँ सारांश दे रखा है आपके पूरे चैप्टर का। आई होप आपको पूरे ही चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने तीनों ही वीडियोस देख ली हैं तो आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप चाहें तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा ही सारांश दिखा देती हूँ। यहाँ ये हमारा सारांश है, फिर उसके बाद में थोड़ी सी शब्दावली है, फिर उसके बाद में
यहाँ पर फिर आप जितने भी मैंने अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी के आंसर देख सकते हैं, पर कोई चीटिंग नहीं करेगा। पहले मुझे आंसर देना, फिर उसके बाद में अपना आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपने सही दिया है या नहीं, यानी आपका फोकस कितना अच्छा है आपको पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर भी रहे थे या नहीं। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि आपकी पूरे ही चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप चाहें तो इनके भी आंसर लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं ज़रूर चेक करूँगी और आपको फीडबैक भी दूंगी। ओके, और यहाँ हमारा पूरा ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पूरा ही चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। और मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा था कि मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो कि आपकी स्टडी से रिलेटेड होती है और आपकी स्टडी को इजी बनाने में आपके लिए हेल्प करती है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ज़रूर रही होगी आपके लिए ये वीडियो। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।